राजस्थान की इंडस्ट्रियल कैपिटल यानी कि औद्योगिक राजधानी के तौर पर कोटा की एक अलग ही पहचान है। यहाँ तक कि इसको एजुकेशन सेंटर भी माना जाता है। लाखों विद्यार्थी यहाँ पढ़ाई करने के लिए आते हैं, अपना भविष्य संवारने के लिए आते हैं। यहाँ चंबल नदी में बहने वाला शीतल जल उसी की तरह है जैसे मानव शरीर की रगों में एक गर्म खून बहता हो। आज समाचार प्रेस के खास कार्यक्रम में कोटा के उद्योगपति, समाज के प्रबुद्ध लोग और प्रशासन के आला अफसर और जनप्रतिनिधि आज यहाँ पर मौजूद हैं। इस खास कार्यक्रम में संवाद के माध्यम से कोटा के विकास की नई इबारत लिखने का प्रयास आज समाचार प्रेस करने जा रहा है। कोटा का राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के औद्योगिक सेक्टर में खास स्थान है। इसके कई प्रमुख कारण भी हैं और कोटा सुपर थर्मल पावर में 1240 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। इसके अलावा चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड प्रदेश के किसानों के लिए उर्वरक की आपूर्ति भी करता है। तो समाचार प्रेस इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है और कोटा मिशन और विजन कोटा को लेकर आज हम एक खास कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है नरेंद्र कुमार जी, CMHO साहब। सर आप प्लीज स्टेज पर आए। और साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री वीरेंद्र कुमार विजय जी को, सीनियर रीजनल मैनेजर रीको। सर आपका भी स्वागत है। और श्री हरिओम मोहन शर्मा जी हैं, डिप्टी कमिश्नर और जनरल मैनेजर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री एंड कॉर्पोरेट सेंटर। तो प्लीज सर आप भी पधारिए। साथ ही वीरेंद्र कुमार विजय जी हैं, रीको सीनियर RM। सर आपका भी स्वागत है, आप भी स्टेज पर पधारें। इसके साथ ही समाचार प्रेस के हेड एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट जितेंद्र खंडेलवाल जी, आपका भी स्वागत है, आप भी स्टेज पर आए। तो आप सभी से मेहमानों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सब लोग दीप प्रज्वलन करें। परम ज्योति दीप ज्योति परम ज्योति आरोग्यं सुख संपदः द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति। कोटा वो शहर जिसने सपनों को सिर्फ देखा नहीं, उन्हें दिशा भी दी है। इनवाइट करना चाहती हूँ सबसे पहले श्री गोविंद राम मित्तल जी को। आप SSI एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, सब प्लीज स्टेज पर आए। और हमारे जो दूसरे मेहमान हैं श्री बजरंग साहू जी, आप शिव एडविवल लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, सब प्लीज पधारिए। और मैं इनवाइट करना चाहती हूँ श्री अभिषेक श्रीवास्तव जी को, आप बैंक ऑफ बड़ौदा में रीजनल मैनेजर हैं, सर पधारिए स्टेज पर सर प्लीज। और मैं इनवाइट करना चाहती हूं सुनील बाफना जी को, चेयरमैन पिक्सल ग्रुप। जोरदार तालियां बजाते रहिए। और राकेश जिंदल जी, चेयरमैन कोटा हार्ट हॉस्पिटल, सर आप भी पधारे स्टेज पर। तो चलिए अपने पैनल की शुरुआत करेंगे थोड़े से सवालों के साथ। आखिरकार ये सभी क्या सोचते हैं और इनके जहन में क्या है और क्या कुछ नया कोटा में होना चाहिए, इन सवालों के जवाब ये हमारे सभी लोग यहाँ पर जरूर देंगे। कैसा चल रहा है यहाँ पर और कोटा क्या चाहता है सरकार से? कोटा पोटेंशियल बहुत है कोटा में, और मैं मेडिकल फील्ड से हूँ तो और मैं 25 साल से यहाँ देख रहा हूँ कोटा में मेडिकल फील्ड काफ़ी डेवलप हो रही है और आगे बढ़ भी रही है। जो चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी वो हो रही हैं और उसमें कोटा वासियों का तो साथ है ही, लेकिन कोटा वासियों के साथ साथ सरकार की जो योजना है फॉर लास्ट 5 ईयर्स से उन्होंने भी काफ़ी हद तक जो पहले मरीज हुआ करते थे, जो बेचारे इलाज नहीं करा पाते थे, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से कई बार मरीज बेचारे हमारे अस्पताल में आते भी थे, नहीं इलाज कराते थे, वो चले जाते थे। लेकिन मैं कहता हूँ गवर्नमेंट का, राजस्थान गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी सपोर्ट है बहुत अच्छा है। सर क्या कहेंगे आप? कोटा को अगर यूँ देखा जाए तो पिछले 5 सालों में कोटा के अंदर में एक आधारभूत परिवर्तन आया है, मगर जो एक मैनेजमेंट जो सिटी का होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं बहुत कमी है, ताकि उसमें और सुधार की ज़रूरत है। कोटा में मैं अभी कुछ महीने पहले ही आया हूँ और कोटा एक बहुत खूबसूरत शहर है और यहाँ पर जिस तरह से जो उद्योग हैं स्पेशली फूड एंड एग्रो के, और उस पर काफ़ी संभावनाएं हैं और मुझे लगता है कि और इसमें विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्यटन को काफ़ी यहाँ पर प्रमोट करना चाहिए गवर्नमेंट को।
वो उसके लिए काफ़ी अच्छा होगा। कोटा में क्या होने की संभावना है और क्या सरकार करने जा रही है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण। कोटा में अभी भारत सरकार ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट किया है कि न्यूक्लियर पावर स्टेशंस प्राइवेट सेक्टर में लगेंगे। सबसे पहला प्रायोरिटी कोटा की है इसमें। अगर एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन प्राइवेट लग जाता है, चाहे रिलायंस का है या और किसी दूसरी कंपनी का हो, तो कोटा का कायाकल्प है। कोटा में आधारभूत सुविधाएं सब है, यहाँ पे पानी बिजली सब प्रचुर मात्रा में है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि एशिया की जो सबसे बड़ी मंडी भामाशाह मंडी है, उसमें सब तरह की उपज वगैरह सब है। बस दिक्कत एक ही है कोटा में, एक तो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी की, प्लस दूसरा गवर्नमेंट के द्वारा जितना सपोर्ट मिलना चाहिए था उतना सपोर्ट मिल नहीं पाता है। और मैं अभी स्टेज पर सम्मान के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ श्री मोहन शर्मा जी को। सर प्लीज़ स्टेज पर आए और हमारे मेहमानों का आप सम्मान करें। और साथ ही मैं इनवाइट करना चाहती हूँ वीरेंद्र कुमार विजय जी को। सर प्लीज़ स्टेज पर आए, आप भी सम्मान करें इनका, हमारे मेहमानों का। सर प्लीज़ स्टेज पर आइए। अब तो ताली बजा दीजिए आप सभी लोग। ताली की थोड़ी आवाज नहीं आ रही है, शायद बिजी है सब लोग। सर सामने कैमरा भी है, जरा फोकस कीजिएगा। हमारा जो सेकंड पैनल है आप उनको इनवाइट कर लेते हैं। श्री राजेश गुप्ता जी, आप चेयरमैन प्राइम आर्क, और श्री टी एन नीनानी जी, आप भी प्लीज स्टेज पर आए। श्री राजकुमार जी, श्री सीपी चौधरी जी, आप भी स्टेज पर आए सर। श्री अशोक माहेश्वरी जी और अनिल मुंदड़ा जी, आप भी स्टेज पर आए सर। और जो हमारा है मिशन कोटा, विजन कोटा, उसको और कैसे आगे बढ़ाया जाए, श्री राजेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चेयरमैन प्राइम आर्ट से। राजेश गुप्ता जी, आपका बहुत स्वागत है। बेसिकली मैं आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट हूँ। पिछले 23 सालों से कोटा में कार्यरत हूँ। कोटा को बहुत बखूबी समझता हूँ। कोटा की जो बेसिक जो नीड है अभी, इंडस्ट्रियल नीड है, या जिस प्रपोजल के लिए जैसे विजन कोटा, मिशन कोटा को ध्यान में रखते हुए जो आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसको ध्यान में रखते हुए जितने भी बुद्धिजीवी, जितने भी इंटेलेक्चुअल्स लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनके सबके विचार विमर्श आपस में साझा करके और एक नई दिशा देने का जो प्रयास है आप लोगों का, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। और श्री टी एन नीनानी जी। मैं वैसे तो इंजीनियर हूँ, पर पिछले 20 साल से मैं रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ और रियल एस्टेट ने अप्स एंड डाउन्स काफ़ी देखे हैं। और मेरा जो फील्ड है ये साइक्लिक होता है, मतलब डिमांड जो है 7-8 साल अच्छी रहती है, फिर स्लो हो जाती है। अभी ये डिमांड जो है कोटा में क्या पूरे इंडिया में उठ चुकी है। मतलब हम देखेंगे 16 से लेके 22-23 तक स्लम था रियल एस्टेट में, बट 23 के बाद रियल एस्टेट ऑल ओवर इंडिया उठ चुका है। और मैंने भी नया प्रोजेक्ट इसीलिए आशीर्वाद वृंदावन का शुरू किया, पर अनफॉर्चुनेटली कोटा में उठाव नहीं आया। कन्वेयर बेल्ट का प्लांट है हमारा। पिछले 45 साल से मैं इंडस्ट्री लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, तो बहुत कुछ जमाने देखे। काफ़ी समय से मैं जुड़ा हूँ इंडस्ट्री से, तो कुछ बदलाव आया है नो डाउट, लेकिन जितना बदलाव आना चाहिए वो अभी नहीं दिख रहा। गवर्नमेंट की स्कीमें भी बहुत अच्छी आई हैं और उससे काम बहुत कुछ बढ़ सकता है, लोग लगे हुए हैं, लेकिन उसके पीछे जो दिक्कतें हैं डे टू डे की, उतना टाइम अफोर्ड करना और उसके लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो जैसे बात तो हुई थी कि सिंगल विंडो होगा, राजस्थान में ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन विंडो तो कहीं नज़र नहीं आती। वो विंडो एक ही है, गोविंद राम मित्तल उनके पास जाने से सॉल्यूशन मिलता है हमें। तो ये थोड़ा सा अभी
जो है ना गवर्नमेंट का पूरी तरह से जो है ना कॉपरेशन नहीं है अभी, मतलब जो है ना जैसा होना चाहिए। फर्दर कोटा के डेवलपमेंट के लिए मैं राजस्थान स्टेट गैस को बिलोंग करता हूं, जहां पर हम क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी सप्लाई करते हैं। और जैसे हमने देखा है दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, वहाँ पर पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ अलाउ नहीं करते हैं सिटी में। तो ऐसे ही ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए मुझे लगता है कि कोटा में भी कोटा एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ एक्शन लेना चाहिए, इस पर डिसीजन लेना चाहिए। जो दूसरे अनवांटेड जो पॉल्यूटेड क्रिएटेड केमिकल्स है या फ्यूल यूज करते हैं, उन सबको बंद करना चाहिए। साथ में जो सिटी गैस जो सिटी बसेस चलती है, उनको सबको बैटरी या सीएनजी बस को चलाना, जिससे कि पोल्यूशन हमारा कम हो सके। टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है और ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है। और आज पूरे विश्व की परिदृश्य में हम लोग देखते हैं तो टूरिज्म इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है। करीब 50% कंट्री की इकोनॉमी टूरिज्म से चल रही है। और हमें रिसोर्सेज देखना चाहिए कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज है। अगर किसी भी शहर की इकोनॉमी को अगर हम लोग देखें तो जो रिसोर्सेज उनके पास होते हैं, उन रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग उस शहर का बिजनेस डेवलप होना चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि आज हमारे पास में टूरिज्म, इंडस्ट्री और एजुकेशन तीनों सेक्टर है, लेकिन एक ही तरफ जब दौड़ लगती है तो उस शहर की इकोनॉमी को बहुत बड़ा इफेक्ट आता है, जो ये शहर भुगत रहा है। मैं इंडस्ट्री लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, साथ में ऑटोमोबाइल भी है। कोटा स्टोन का 89 से जब स्टोन स्प्लिटिंग का काम शुरू हुआ, उसको रामगंज मंडी से कोटा लाया गया, उसमें उसी के साथ हमने इसमें जोड़ा था। और ऑटोमोबाइल का काम है, प्लस नए आज कोटा में जो रिको के पास कोई भी लैंड अवेलेबल नहीं थी, नए इंडस्ट्री लगाने के लिए सस्ती लैंड चाहिए, तो उसको देखते हुए हमने पिछले 10 साल पहले कोटा में फर्स्ट प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया का सोचा था। लेकिन सरकार की नीतियाँ और साथ में परिस्थितियों से उसको क्लियर होने में मेरे को करीबन 10 साल लग गए। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि क्या सहयोग, जबकि कोटा में लैंड नहीं थी लेकिन फिर भी क्लियर नहीं कर पाए। अब आज हम उसको क्लियर करा पाए हैं और एक कोटा में फर्स्ट प्राइवेट इंडस्ट्री पार्क हम कोटा को देने जा रहे हैं। मैं इनवाइट करना चाहती हूँ स्टेज पर डॉक्टर नरेंद्र नागर जी को, CMHO कोटा। सर प्लीज आप स्टेज पर आए और हमारे मेहमानों को सम्मानित करें। अगर ताली गड़गड़ाहट अगर बजेगी तो बहुत अच्छा लगेगा, हमें भी, आपको भी, और जिन्हें सम्मान किया जा रहा है उनको भी। आवाज थोड़ी कम आ रही है तालियों की। चलिए अब तीसरे पैनल को मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहती हूँ स्टेज पर दिनेश विजय जी, डायरेक्टर माँ भारती ग्रुप। प्लीज आप स्टेज पर आए। दिनेश विजय जी, तालियां बजा दीजिए जोर से एक बार। सवाल तो इनसे भी रहेंगे। और एक और बात, अगर आपके मन में कोई सवाल आता तो प्लीज आप सवाल जरूर पूछें। और साथ ही मैं इनवाइट करना चाहती हूँ हरमीत आनंद जी को, चेयरमैन ऑटोमोबाइल। और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी सुशील जैन जी को, जो कि ओरिएंटल बिल्डर्स के अध्यक्ष हैं। सुशील जैन जी प्लीज स्टेज पर आए। और अब मैं इनवाइट करना चाहती हूँ महेंद्र सिंह चौहान जी को, बाइग्रेड एकेडमी के डायरेक्टर हैं महेंद्र सिंह जी को। महेंद्र सिंह जी प्लीज स्टेज पर आए। दिनेश विजय जी, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी सर।
सर, क्योंकि आप देखिए माँ भारती ग्रुप के डायरेक्टर हैं और जिस तरीके से समस्याएं सभी की लाइफ में आती हैं, सभी के फील्ड में आती हैं, एक छोटा छोटा पॉइंट मैं आप सभी से लेना चाहूँगी चारों से, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या आपके उस फील्ड में आ रही है? आज और फिर कुछ बड़े लोग कोटा में आ गए, उन्होंने कोटा के माहौल में अपनी एंट्री मार ली और यहाँ से वापस से कोटा की जो कोचिंग संस्थाएं थी, स्कूल एजुकेशन तो अपनी जगह यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन चूँकि कोचिंग संस्थाएं यदि यहाँ से अपनी ब्रांचेस बाहर लेकर गई हैं तो वो न मिशन कोटा में शामिल हो रहा और न विजन कोटा में शामिल हो रहा। तो मैं सभी संस्थाओं से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि इस दोनों मुद्दों पर यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी स्थिति को देखना चाहिए। कोटा के लिए, कोटा शहर के लिए हमें बाहर जितने भी ब्रांचेज हम डाल रहे हैं कहीं ना कहीं उन पर कंट्रोल करते हुए, और ये बात भी सत्य है कि यदि कोई संस्था दूर कहीं छोटे शहरों में यदि अपनी ब्रांच डाल रही है तो वहाँ का आउटपुट उतना अच्छा नहीं निकल पा रहा। हर आदमी अपने उलझनों में उलझा हुआ है तो वो ध्यान नहीं दे पाता है। अब यहाँ जो बातें आई, शायद नानानी जी ने बोली, अशोक जी ने बोली कि कोटा जो एक इंडस्ट्री थी स्टूडेंट की जिसमें आगे विकसित नहीं हो पाना, उसकी एक कड़ी थी कि लोग उसी में घुस गए। लेकिन 15-20 साल में किसी ने इसको यूनिवर्सल नहीं बनाया कि हमें किसको कितना लूटना है। मैं लूट शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी का बच्चा अगर बॉम्बे जाके पढ़ रहा है तो भी उसका इतना किराया नहीं है जितना 9x9 के कमरे का यहाँ 15 से 27 से 40 हज़ार रुपये तक। वहाँ तो ध्यान गया ही नहीं किसी का, तो कोटा क्यों आएगा कोई आगे? कोटा में आप बुलाना चाहते हो अतिथि भवा के नाम से, तो अतिथि भवा तो हाथ जोड़ के निवेदन और नमस्ते होती है, जो पिछले हमारे आदि अनादि काल की व्यवस्था को अब होटल इंडस्ट्री से लेके पेट्रोल पंप की इंडस्ट्री से लेके बाहर पर दरबान खड़ा होता है, नमस्ते करता है। तो ये बात उस समय क्यों नहीं थी जब लूटिंग थी? एक ऑटो रिक्शा वाला भी लूट रहा था। मिशन विजय विजन कोटा के थ्रू में मेरे पूर्व में सब बता चुके कितनी पे हम, चूँकि मैं बिल्डिंग लाइन से हूँ तो काफ़ी लीगल इश्यूज़ हैं जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके, उसमें किसी तरह इम्प्रूवमेंट हो। और अभी तो सबसे बढ़िया बात है कि कोटा एक मात्र ऐसी सिटी है जो बॉम्बे दिल्ली एक्सप्रेसवे पे जुड़ रही है, जिससे हम लोग बहुत उम्मीद करते हैं कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ आएगी, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ आएगी तो सिटी का उससे विकास होगा हर तरफ से। तो इसलिए हम उम्मीद यही करते हैं कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल बने, जो कि नैनानी साहब ने भी कहा कि उनके पैरामीटर है तो अकाउंटेबल हो। जिस तरीके से हम व्यापारी अकाउंटेबल है उसी तरीके से सरकार भी अकाउंटेबल हो, जो उनके अधिकारी है वो सब है, तो शायद विकास और स्पीड से होगा और हम और आगे उन्नति करेंगे। गवर्नमेंट की पॉलिसी सब अपनी जगह सही है कि लास्ट ईयर हमारा $120 मिलियन था, इस बार हमारा $100 मिलियन है। अब इतना बड़ा बिजनेस कैसे जनरेट होता है? क्योंकि उनके वहाँ अच्छा पानी है, अच्छी रोड्स हैं और इस सब इवेंट को कराने की सुविधाएं हैं। लेकिन उस शहर की पॉपुलेशन सिर्फ 20,000 है, बसल्टन शहर की पॉपुलेशन 20,000 है। लेकिन वो क्योंकि वो इस इवेंट में क्या होता है, आदमी अकेला नहीं जाता, उसके साथ उसके मतलब क्योंकि उसमें इवेंट बड़ा है तो एक दिन वो इवेंट के लिए रहेगा, उसके साथ 2-3 लोग भी रहेंगे, कम से कम 5-7 दिन रहेंगे। लेकिन जो साथ वाले लोग हैं वो पूरे शहर में घूमते हैं, छोटी जगह देखते हैं यार कहाँ कहाँ अच्छी जगह है। तो कोटा के अंदर मैंने देखा है सब कुछ है, यहाँ पानी है, यहाँ आज सुबह मैं बूंदी साइकिलिंग किया मैंने 110 किलोमीटर, यहाँ मैं रोज देखता रहता हूँ रोड, या और रोड निकल जाता हूँ, अच्छी रोडें हैं। और शहर के, और वो जब रनिंग करवाते हैं तो शहर के अंदर करवाते हैं, जैसे अपन रिवर फ्रंट के सामने से करवाई, तो वो साथ वाले लोगों का एक, और उससे भी इम्पोर्टेंट आप इंटरनेशनल मैप पे आ जाते हो। तो अगर यहाँ पॉलिटिकल विल हो और आप जैसे समाचार जो आप इतना अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं, अगर आप लोग उसमें जुड़ें तो स्पोर्ट्स टूरिज्म बहुत बड़ा सेक्टर है जिसको टूरिज्म के स्पोर्ट्स में कोटा के लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है। मैं अभी इनवाइट करना चाहती हूँ सर, प्लीज़ आप लोग यहाँ पर स्टेज पर ही रहें। वीरेंद्र कुमार विजय जी को सर प्लीज़ आप स्टेज पर आए और हमारे गेस्ट को सम्मानित करें। साथ में इन्वाइट करना चाहती हूँ हरिमोहन शर्मा जी को, प्लीज़ सर आप स्टेज पर आए, थोड़ी ताली बजाते रहे आप सभी लोग।
उनका जो विजन रहा या उनकी जो सोच रही, उनकी जो बातें रही, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो मैम, सारे सुझाव जो हैं इनके जो भी आए हैं, मैं अपने हायर मैनेजमेंट को उसको अवगत कराऊंगा। जहाँ तक फैसिलिटीज़ की बात है तो रिको के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में एक बिंदु यहाँ पर उठाया गया था। तो मैं कहना चाहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अभी काफ़ी हमारे यहाँ एक अपग्रेडेशन चल रहा है। जो हमारे एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं इसमें काफ़ी हमारी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शंस हमारे मैनेजमेंट ने हमें दी है और बहुत शीघ्र ही कुछ तो काम चल भी रहे हैं, बहुत शीघ्र कुछ काम अभी शुरू होने वाले हैं। तो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत अच्छा होने वाला है। थैंक यू सर, आप क्या कहेंगे? सब लोगों को आपने यहाँ पर सुना और एक महत्वपूर्ण मेरा सवाल, क्योंकि आप उद्योगपति भी आए थे, शिक्षा से जुड़े हुए लोग आए थे, अब अगला जो दशक है वो क्या होने वाला है, शिक्षा का या उद्योग का? देखिए, मैं पहले तो आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। अभी हमने सभी लोगों को सुना, एंटरप्रेन्योर्स को सुना, एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रियलिस्ट को सुना, डिफरेंट सेक्टर से जो भी यहाँ पर गणमान्य लोग आए उन सभी को सुना। देखिए, होता यह है कि मेरी शहर में, इस ज़िले में जो सरकार में रहते हुए जो भूमिका है वो बिजनेस पॉलिसी के एग्जीक्यूशन की है। इस पॉलिसी में कहाँ लैप्स है और कहाँ से कहाँ तक क्या चेंज आया है। चेंज आया है, चेंज स्लो है, सरकार के जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, ये अलग बात है, लेकिन डेफिनेटली चेंज है। आज ह्यूमन कांटेक्ट लगभग खत्म सा हो गया। रीज़न क्या है कि ऑनलाइन सबमिशन और एप्लीकेशंस का है सभी पॉलिसीज में, लेकिन कुछ कमियां होती है जिनको हमें पॉलिसी के राइडर्स होते हैं वो पूरे कराने होते हैं। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि सभी को उसके जो बेनिफिट्स होते हैं पॉलिसीज के बेनिफिट्स से वो टाइमली फ्लो हो। और अभी भी हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों की सबकी बातें सुनी, हम और अपने आप में सुधार करेंगे, क्योंकि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा। देखिए, क्या होता है कि एक एंटरप्रेन्योर होता है, एक विजन, करेज एंड देन कन्वर्जन, 3 चीज़ें होती है। मैं लगभग मेरी सरकारी भूमिका में 35 से 40 लोगों से पर डे मिलता हूँ और 70 से 80 कॉल पर डे उठाता हूँ। मुझे जो कमी नज़र आती है, कमी नज़र ये आती है, एक तो मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी जाता हूँ, मैं टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में भी जाता हूँ, मैं बच्चों से पूछता हूँ कि बच्चों करना क्या चाहते हो, वो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। कुछ के पास विजन होता है कि हम नौकरी करेंगे। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए या किसी अपनी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए मुझे इस शहर में पिछले 2 साल में 2 या 3 लोग मिले हैं जिन्होंने किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कहा कि हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं समाचार प्रेस की कोटा संभाग इंचार्ज को यहाँ पर बनाना चाहती हूँ। सर, आप स्टेज पर आए और सम्मानित करें हमारे दोनों मेहमानों को। चाहेंगे जितने लोग यहाँ जुड़े हुए थे, और बहुत काबिल तारीफ, बहुत अच्छा किया आपने यहाँ पर, और धन्यवाद भाषण सर आपकी तरफ से। एक्चुअली ये जो आइडिया आया था, पहले मैंने कभी इस तरह का मतलब किया बहुत पहले था, बट इस बार कुछ नया करने का था, क्योंकि कोटा की जो इकोनॉमिक्स थी जो मैं देख रहा था एक्चुअली, तो वो कहीं ना कहीं अप डाउन कहीं सुनता था, सबसे मिलना जुलना सब चीज़ें चलती थी। तो इंडस्ट्रीज़ के बारे में कि मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है, कोई कहता प्लस चल रहा है, तो मैंने कहा क्यों ना एक ऐसा मंच क्रिएट किया जाए जिसमें मतलब प्राइम आर्ट से मतलब राजेश गुप्ता जी हैं, तो उन्होंने कहा यार ऐसा मंच क्रिएट करो कि यार सब एक साथ बैठे हैं, कुछ डिस्कशंस करें कि क्या नया सॉल्यूशन हो सकता है, सरकार तक आवाज़ पहुँचे, हमारे सीनियर्स तक आवाज़ पहुँचे। तो दैट्स वाई कि फिर मैंने उस चीज़ को यहाँ पर इम्प्लांट किया, सबको इकट्ठा किया, कुछ स्पॉन्सर्स एंड सबके साथ मतलब चीज़ों को इकट्ठा करके एक मंच डेवलप किया। मैंने कहा आज यहाँ की आवाज़ ऑल राजस्थान तक कैसे जा सकती है, कोटा को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, तो इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इसलिए सबको मैं इकट्ठा बुलाता चला गया। तो ये एक मेरा आइडिया था, बट आप लोगों के सपोर्ट के बिना, आपके आने बिना ये सब चीज़ें अधूरी थी, और मैं चाहता हूँ सर इसी तरीके से आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे, और देन मैं इसी तरीके का कुछ करता रहूँ सर। थैंक यू।